हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 23 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज बेसिकली फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम अफगानिस्तान। सो व्हाट हैपन, इंडिया का भी इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो है अभी स्टार्ट है, कंटिन्यूड है ना। और इंडियंस के साथ साथ बहुत सारे अफगान नेशनल्स को भी इवैक्यूएट कर रहा है वहां से, काबुल से। ओके। सो कल की हम बात करें तो कल अराउंड 400 लोगों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया गया, काबुल से इवैक्यूएट किया गया। ओके, जिसमें अफगान सिख्स भी इन्वॉल्व थे, अफगान हिंदूज भी इन्वॉल्व थे, कुछ अफगान मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व थे और कुछ इंडियन नेशनल्स भी इन्वॉल्व थे, इंडियन सिटीजन भी इन्वॉल्व थे। ओके। अब उनको देखा जाए तो बहुत सारी एयरलाइंस जो है जो वैक्यूएट कर रही हैं बहुत सारे लोगों को जो कि तालिबान रजीम से खुश नहीं है और तालिबान रजीम के अंडर रहना नहीं चाहते हैं। ओके। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, अगर हम बात करें तो 3 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे और आप वहां पर इनकम टैक्स जो है ना, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। ओके। सो ये काम जो था ना, ये ऑनलाइन पोर्टल बनाने का काम कि टू पे द इनकम टैक्स ऑनलाइन फॉर अ जनरल पब्लिक, ये सारा जो काम था, ये काम था आपका इन्फोसिस का, इस पोर्टल को बनाने का। बट 2.5 महीने से, अराउंड 2.5 मंथ से ये पोर्टल सही तरीके से चल ही नहीं रहा था। ग्लिचेस थे, बहुत ज्यादा ग्लिचेस थे इसमें। तो हुआ क्या, कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने समन किया इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारिक को। क्या आप आइए और एक्सप्लेन करिए टू द डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कि क्यों 2.5 मंथ से, 2.5 महीने से ये जो हमने लॉन्च किया ई फाइलिंग पोर्टल, इसमें पोर्टल में ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं और ग्लिचेस को रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया, ये आप खुद आके एक्सप्लेन करिए। समन किया सलिल पारिक, तो वो तो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन उनके जाने के पहले ही इन्फोसिस ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि वी आर वेरी सॉरी और फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू द टैक्सपेयर्स, और पोर्टल में जो भी ग्लिचेस थे उन ग्लिचेस को फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए ग्लिचेस को सही कर दिया। तो मतलब नाउ यू कैन यूज दी ग्लिचेस। तो अगर ऐसी मिनिस्ट्री काम करती रहेगी, हर मिनिस्ट्री काम करती रहेगी, तो जो भी ऑनलाइन फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के बाय दी प्राइवेट एंटिटीज, वो सही तरीके से फंक्शन करेंगे। ओके। मूविंग फर्दर, सो असम और मिजोरम के बीच में डिस्प्यूट तो चल ही रहा है ना। तो हुआ क्या, असम अथॉरिटीज ने कुछ बिफोर ड्यूरिंग द क्लैश असम के कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को रख लिया था, सीज कर लिया था असम ने, असम के अथॉरिटीज ने मिजोरम के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को सीज कर लिया था। तो इसी चीज को लेकर कि भैया चीजें थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाए, है ना, ईज डाउन हो जाए जो भी इश्यूज थे असम और मिजोरम के बीच में। तो असम अथॉरिटीज ने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी सीज कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो उन्होंने सीज करके रखा हुआ था, उन चीजों को वापस करने का डिसीजन लिया है टू दी मिजोरम गवर्नमेंट, कि हम चाहते हैं कि इशू जो है वो इशू जल्दी ही जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। अच्छा ये जो पूरा दिया हुआ है ना, इट्स अबाउट दी के आपने इस इंडिपेंडेंस डे पर 5 फ्लैग मास्ट, बेसिकली 5 हाई फ्लैग मास्ट को लॉन्च किया डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। और उन्होंने ये बोला है कि फॉर फ्रॉम दी मतलब नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम लोग टिल दी नेक्स्ट रिपब्लिक डे हम लोग अराउंड 500 हाई फ्लैग मास्ट ऐसे दिल्ली में लगाएंगे, क्योंकि अंदर से नेशनलिज्म आती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ओके। अगेन दिस वन इज अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। सो यस, उड़ीसा में क्या हुआ, दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, इट्स अ बैड न्यूज, स्पेशली फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। सो व्हाट हैपेंड, तो उड़ीसा से न्यूज आ रही है कि अराउंड 0 से 18 के बीच में लोगों को वैक्सीन तो नहीं लग रही है ना, वैक्सीन तो 18 के अबव लग रही है। तो इसीलिए अब जो थर्ड वेव आ रही है ना, थर्ड वेव में सबसे ज्यादा अगर कोई वनरेबल ग्रुप है तो वो 0 से 18 के एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब एडोलेसेंट है। और उड़ीसा में वही हो रहा है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो अभी भी जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है 0 से 18 के बीच में, वो 1000 के ऊपर केसेस निकल चुके हैं। 1000 के ऊपर एडोलेसेंट्स को कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सो ये बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है। अगर मान के भी चलो ऑलरेडी इंडिया में वैक्सीन तो बन चुकी है अबाउट दी 12 से अबव के लिए, एडोलेसेंट के लिए, बट 12 से बिलो के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए
गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को वैक्सीन बनाने या अदर कंपनीज को अप्रोच करना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन है जो 12 से कम लोगों को भी दी जा सकती है और उन पर ट्रायल कंडक्ट कराने चाहिए। मूविंग फर्दर, सो ऑन द सदर्न पेज में क्या हुआ, एक डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मार्टर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब मार्टर्स फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब है कि मतलब जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जिनकी डेथ हुई है तो उनके लिए डिक्शनरी बनाई गई कि भैया उनका नाम है और इनका फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और उसमें मोपला मार्टर्स का भी नाम है, मतलब जो मालाबार रेबेलियन में जो मार्टर्स हुए थे, मतलब मोपला ग्रुप, मतलब मोपला इज अ टाइप ऑफ मुस्लिम जो कि सदर्न केरला में पाए जाते हैं, मतलब सदर्न केरला में द टाइप ऑफ मुस्लिम्स होते हैं उनको मोपला मुस्लिम्स बोला जाता है। ओके, सो व्हाट हैपेंड, 1921 में रिबेलियन हुआ था केरला में, मालाबार रेबेलियन इसको बोला जाता है ना। 1921 में रेबेलियन हुआ था और जितने भी रेबेलियंस थे वो सब मुस्लिम्स थे फ्रॉम दी मोपला कम्युनिटी जो कि बेस्ड है केरला के सदर्न रीजन में। और उन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट दी ब्रिटिश अथॉरिटी एंड दी एलिट हिंदूज के अगेंस्ट। के एलिट हिंदू, मतलब अगर हम उसमें उस समय बात करें 1921 में, तो एलिट हिंदूज जो थे ना वो जमींदार मनी लेंडर हुआ करते थे, और मोपला जो मुस्लिम्स थे वो बेसिकली पीजेंट्स थे, तो एक तरीके का पीजेंट रेबेलियन था। और अभी रिसेंटली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ना, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो डिक्शनरी बनी हुई है, डिक्शनरी ऑफ द मार्टर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें जो मोलप मार्टर्स का जो भी नाम है, जो उस रेबेलियन में जिन लोगों की डेथ हुई थी, उनका नाम डिलीट कर दिया जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि उनके मार्टर्स से, मतलब जो 921 का रेबेलियन था, मालाबार रेबेलियन, और उनके स्लोगन्स भी जो थे ना मार्टर्स के, उसमें कहीं भी इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी गई। तो वो बेसिकली देखा जाए तो वो एक तरीके से इट्स नॉट अ फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स नॉट अ बेसिकली कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट, इज अ फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट। मतलब वो अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए था, ना कि नेशन को बचाने के लिए। और इसी चीज को लेकर उस डिक्शनरी से हटाया जा रहा है। अब जो लीडर थे ना उस मालाबार रिबेलियन के, दैट इज वरीन कुंता कुनामेद हाजी। ठीक है, तो वरीन कुंता कुनामेद हाजी, अभी इन पे एक मूवी भी बन रही है, लॉन्च अभी प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। एक मलयालम बहुत फेमस एक्टर है पृथ्वीराज, उन्होंने अनाउंस किया था, और उस वजह से बहुत लाइमलाइट में आया था ये इशू, है ना। ये इशू बेसिकली लास्ट ईयर से चल रहा है और रिसेंटली उसको इन इन लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, तो प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स थे जिन्होंने बोला था कि इन लोगों ने, मतलब हाजी जो है, हाजी को बेसिकली वो बताया गया, फ्रीडम स्ट्रगल बताया गया कि उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल किया है। बट रियलिटी में अकॉर्डिंग टू दी आरएसएस बोलते हैं कि इन रियलिटी में हाजी जो थे वो हिंदूज को ऑपरेस करते थे, वो कन्वर्जन में बिलीव करते थे और बहुत सारी डिफरेंट चीजें करते थे, और उनका इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब पता नहीं, हिस्ट्री सब अलग अलग लोगों ने लिखी है, सो वी डोंट नो, लेकिन अब जो लिखा हुआ है वो हमें सच मानना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मतलब वही है, मालाबार रेबेलियन हुआ था। मालाबार रेबेलियन जो था वो बेसिकली एलिट हिंदूज और ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट में था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी, है ना, अगेंस्ट मोपला मुस्लिम्स के अगेंस्ट। मूविंग फर्दर, सो जो अभी यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, या हम बात करें मिनिस्टर ऑफ रेलवे फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे, राव साहेब दानवे। तो राव साहेब दानवे ने बताया कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे को अराउंड 36,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, ये बोला है, ये बताया है कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक रेलवे चली नहीं, गुड्स ट्रेन भी कम चली, पैसेंजर ट्रेन भी कम चली, जिसके चलते देखा जाए तो अराउंड 36,000 करोड़ रुपीस का रेलवे को लॉस हुआ है। ओके, एंड वन मोर थिंग, दैट इज के उन्होंने ये भी बताया कि गुड्स ट्रेन जो होती है, गुड्स ट्रेन मतलब पैसेंजर के अलावा जिसमें पैसेंजर्स नहीं बैठते,
जिसमें आइटम्स जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स अ गुड ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन इट्स अ रियल रेवेन्यू जनरेटर, उससे रेलवे को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये बेसिकली बताया ऑथर ने। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज के हम एडिटोरियल बात करें तो आज हमारे पास 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जिनका अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट द ब्रेकिंग द लॉग जैम, हैंडलिंग द हैंडलिंग ओवर द बैटन, इसको अपन पढ़ेंगे, है ना। तो इट्स अबाउट दी रिसेंटली जो कोलिजियम सिस्टम ने 9 जजेस का नाम दिया था और प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंटमेंट की बात करी थी कि हम इनको अपॉइंट करेंगे। तो 9 जजेस का अपॉइंटमेंट होने वाला है। एंड दिस वन इज अबाउट दी सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली है। अभी रिसेंटली कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला कि सीबीआई की इंक्वायरी होगी इन दी पोस्ट पोल वायलेंस वाले केसेस में, और उन केसेस में जिसमें वुमेन के अगेंस्ट क्राइम किया गया और मर्डर वाले केसेस में। एंड द लास्ट एडिटोरियल जो हमको पढ़ने वाले, इट्स अबाउट द ग्रोइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इट्स अबाउट द अफगानिस्तान, जिसमें अभी तालिबान ने रिसेंटली रिजीम आया, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बताएंगे यूएस की क्या फॉरेन पॉलिसी है और यूएस को क्या करना चाहिए अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर। चलो, द फर्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सीजीआई ने जो नाम रिकमेंडेशन दिए, मतलब सीजीआई मतलब कोलिजियम सिस्टम ने जो नाम को रिकमेंडेशन दिया, 9% को रिकमेंडेशन दिया, वो एक ही गो में अपॉइंट हो गए सुप्रीम कोर्ट में, एक ही गो में अपॉइंट हो गए। मतलब उनपे कोई भी वापस से रिकमेंडेशन नहीं भेजी सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही उन नामों पर डिस्कशन हुआ, और एक ही गो में उनको अपॉइंट कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में जो 9 वैकेंसीज बची हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो 9 वैकेंसीज बची हुई थी, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कैन बी 34, 33 प्लस 1, 33 कैन बी 33 अदर जजेस और 1 प्लस 1 इज सीजीआई। तो 34 में से रिसेंटली अभी 25 लोग थे बस, जिसमें 25 में सीजीआई भी इंक्लूडेड थे। तो अभी 9 वैकेंसीज थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते अभी जो 9 जजेस का नाम इशू हुआ, तो पूरी की पूरी वैकेंसीज फिल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। ओके, जिसके चलते देखा जाए तो जो प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाईएस्ट कोर्ट के ऊपर बहुत सारे केसेस का, वो प्रेशर थोड़ा सा ईज डाउन होगा, थोड़ा सा कम होगा। ओके, चलो देन फिर आगे ऑथर ने बताया मोस्ट अवेटेड मूव। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एनवी रमन्ना जो अभी है, एनवी रमन्ना ने ये स्टेप लिया कि पूरी वैकेंसीज को फिलअप करने का, कोलिंग सिस्टम को ऐसा इफेक्टिवली वर्क करने का। उससे पहले भी बहुत सारे सीजीआई आए, उन्होंने भी हायर प्रायोरिटी बल्कि वैकेंसीज को फिलअप करने की रखी। एक सीजीआई थे आफ्टर 2010 के बाद ही सीजीआई रहे हैं ये, रंजन गोगोई के पहले सीजीआई थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्टिस चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। तो चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर इन द ईयर 2016 पब्लिकली उनके आंसू निकल गए थे, मतलब वो रो दिए थे, और उन्होंने बताया था, है ना। और ऐसा नहीं है उस फंक्शन में रो थे, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, उस फंक्शन में रो दिए थे वो। उन्हें बोला था कि मेरी हमेशा से हायर प्रायोरिटी रही है कि जो वैकेंसीज है ना जुडिशरी में, वो वैकेंसीज फिल अप हो जाए, बट बिकॉज ऑफ दी जो फंक्शन चलते हैं, बिकॉज ऑफ दी के जुडिशियल फोरम में देखा जाए, मतलब फंक्शनिंग ऑफ दी जुडिशरी में, जुडिशरी को सुप्रीमेसी नहीं दी जाती। मैं इनेबल हूं, मेरे पास कोई हेल्प नहीं आती कि वैकेंसीज को फिल अप कर पाऊं। तो मेरी हायर प्रायोरिटी, हमेशा से हाई प्रायोरिटी रही है कि मैं वैकेंसी को फिलअप करवाऊं, बिकॉज मैं हेल्पलेसनेस फील करता हूं, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, जिसके चलते वो रो दिए थे कि हम वैकेंसीज फिलअप नहीं कर पा रहे। बट इस चीज को एनवी रमन्ना जो अभी करंट के सीजीआई है, उन्होंने दूर किया। उन्होंने शो कर दिया कि भैया कैसे शॉर्ट पीरियड में, उन्होंने अभी अगर ऑफिस को देखा जाए तो ऑफिस अभी अप्रैल में, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही उन्होंने ऑफिस को अज्यूम किया था, और विद इन दीज 2-3 मंथ्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सारी वैकेंसीज को फिलअप कर दिया। तो उन्होंने बताया कि इनेबिलिटी और हेल्पलेसनेस ऐसा नहीं है सीजीआई के पास। सीजीआई के अगर सही तरीके से काम करे तो वैकेंसीज को पूरी तरीके से फिलअप कर सकता है, कोलिजियम को मोस्ट इफेक्टिवली तरीके से वर्क करवा सकता है। लेकिन अगर हम कोलिजियम की बात करें तो कोलिजियम इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज क्यों है वो अपन समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले बताया कि अगर हम कोलिजियम में हमेशा दो इश्यूज हमेशा से रहे, दैट इज ट्रांसपेरेंट और सुटेबिलिटी ऑफ द पर्सन। मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आप किस पर्सन को कैसे चूज कर रहे हो, और वो पर्सन जो इलेक्ट हो रहा है, रिकमेंड हो रहा है, आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, वो सूटेबल है भी कि नहीं। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कोलिजियम सिस्टम में।
एक तो ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कोलिंग सिस्टम में फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, और दूसरा कि वो पर्सन जो अपॉइंट हो रहा है वो सुटेबल है कि नहीं इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट में बैठने के लिए, जज बनने के लिए। देन बताया गया कि डिफिकल्ट टास्क क्यों है कोलियम सिस्टम में। डिफिकल्ट टास्क की वजह से बिकॉज क्योंकि कोलियम सिस्टम इज अ ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स, और 5 मेंबर्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे जो 5 मेंबर्स होते हैं दे आर दी सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो जजेस सीनियर मोस्ट जजेस, दे आर दी 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सीजीआई भी होता है, सीजीआई फिर सेकंड सीनियर मोस्ट, थर्ड सीनियर मोस्ट जज, फोर्थ सीनियर मोस्ट जज, फिफ्थ सीनियर मोस्ट जज। ये 5 लोग बैठते हैं उस कोलिजम सिस्टम में, और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा और डिफरेंट हाई कोर्ट्स का जज बनेगा। लेकिन सबसे जो डिफिकल्ट टास्क होता है ना वो होता है कंसेंसस बनाना, और ये काम सीजीआई का होता है, बिकॉज सीजीआई इज द फर्स्ट अमंग इक्वल, मतलब वो है बराबर कई लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल, हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो सीजीआई के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, ओके, कि वो कंसेंसस बिठाए उन सारे जजेस के बीच में। तो वो कंसेंसस भी एनवी रमन्ना ने बहुत प्यारे तरीके से बिठाया कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 9 जजेस को इंक्लूड कर दिया एक ही गो में। तो वो कंसेंसस ऑथर ने बताया कि देखो, अगर ऑथर की बात करें तो ऑथर बेसिकली उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं सेक्रेटरी जनरल था लोकसभा में, तो मेरे पास प्रिविलेज था कि मैं प्रेसिडिंग ऑफिसर, मतलब वहां के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को असिस्ट करता था, और बहुत सारी चीजें मैं नोट डाउन करता था। और मैंने देखा कि कंसेंसस बिठाना लोकसभा में, जहां पर एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, वहां पर कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हम कोलिन सिस्टम की बात करें तो कोलिन सिस्टम में 5 के अलग अलग व्यूज है, 5 की अलग अलग थिंकिंग है, 5 अलग अलग अपब्रिंगिंग है, तो उनके बीच में कंसेंसस बिठाना एनवी रमन्ना को ये पूरा पूरा बेसिकली ये पूरा श्रेय जाता है। मतलब श्रेय को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म राइट नाउ। तो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है एनवी रमन्ना को कि उन्होंने कंसेंसस अपने ही कलीग्स बीच में इतनी इजीली तरीके से बिठा लिया। ओके, अब ये तो बात हो रही है कि कंसेंसस बिठाने की। देन अब आगे बताया गया कि वो पर्सन सूटेबल है कि नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि सुप्रीम कोर्ट टू ब्रिंग द कंप्लीट जस्टिस, वो कुछ भी कर सकता है ना। अब कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज ही कुछ करेगा कंप्लीट जस्टिस लाने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो कोलियन सिस्टम है उसको ऐसे पर्सन को अपॉइंट करके लाना है जो 142 का सही तरीके से यूज करे, मतलब कंप्लीट जस्टिस को लाने के लिए वो स्टेप्स ले सकता है ना। तो सबसे पहला फंडामेंटल कंसिडरेशन अगर हमें किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो ये होना चाहिए दैट ही और शी हैज द एबिलिटी टू डू अ कंप्लीट जस्टिस। ओके, देन अगर हम बात करें कोलिजम सिस्टम की, तो कोलिजम सिस्टम जो है वो एक केस था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1993। वहां से कोलिजम सिस्टम बेसिकली इवॉल्व हुआ, वहां से कोलिजम सिस्टम का बर्थ हुआ। और कोलिजम सिस्टम की बात करें तो पहले वो 3 मेंबर बॉडी थी, उसके बाद 1998 के केस में प्रेसिडेंशियल थर्ड जज केस भी बोलते हैं उसको, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। उस केस में 5 जजेस की स्ट्रेंथ बना दी, मतलब 5 जजेस की बॉडी बना दी कोलिजम सिस्टम को। पहले 3 जजेस की बॉडी थी। ओके, अब उसी केस में 993 वाले केस में जिसमें कोलिजम सिस्टम का बर्थ हुआ, तो उसमें बोला गया था कि देखो, कोलिजन सिस्टम से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये हो सकता है कि लोग ये बोलें कि ट्रांसपेरेंट हो, बायस्ड हो, तो हमें उस चीज को दूर करने के लिए हमें उस पर्सन की एबिलिटी को देखना पड़ेगा कि उस पर्सन के पास एबिलिटी है टू डिलीवर द कंप्लीट जस्टिस और नॉट। अगर आपने ये चीज देख ली तो बायसनेस, प्रेजुडिसनेस, ट्रांसपेरेंसी सब चीज हट जाएगी। बस हमें ये देखना है कि वो पर्सन कंप्लीट जस्टिस ला सकता है कि नहीं। अगर वो कंप्लीट जस्टिस ला सकता है देन he or she is eligible to become the जज इन द सुप्रीम कोर्ट। देन फिर आगे बताया गया कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन। इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, रीजन बहुत ज्यादा है, रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, कास्ट है। इन रियलिटीज को फेस करते हुए भी हमने कैसे इन रियलिटीज, अब देखो ये रियलिटीज हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास बेसिकली देखा जाए डिस्क्रिमिनेशन के लिए इतनी ज्यादा चीजें हैं, है ना। हम लैंग्वेज की वजह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो उन चीजों को रखते हुए भी हमने
कैसे, मतलब कोलियन सिस्टम ने कैसे 9 जजेस को अपॉइंट कर दिया, और उसका आंसर दिया गया तुम्हारे इसमें, बोला गया कि देखो, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। अभी भी कोलियन सिस्टम में ऐसा नहीं है, कोलियन सिस्टम में अभी ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंडिया अकेली कंट्री है, इंडिया ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड जहां पर हायर जुडिशरी में जजेस को सिलेक्ट करने के लिए जजेस ही इन्वॉल्व होते हैं, और किसी नेशन में ऐसा नहीं होता है ना। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें पता लगाया जा सके कि अ पर्सन, अब देखा जाए तो ये वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन इट्स ओन केस। तो ये अपने ही केस में जज है, क्योंकि जज ही जजेस को अपॉइंट कर रहा है। तो है कॉन्सेप्ट अच्छा, कोलियन सिस्टम इज नॉट अ बैड थिंग, बट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ये चीज एनवी रमन्ना ने अभी दिखाई। एनवी रमन्ना ने जो भी 9 जजेस को सिलेक्ट किया कोलियन सिस्टम में, उसमें विमेन भी है, मैन भी है। उसमें लोग शेड्यूल कम्युनिटी से भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट से भी आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से भी आते हैं। और 9 के 9 जजेस जो सिलेक्ट हुए, दे बिलोंग टू द डिफरेंट स्टेट्स। 9 डिफरेंट स्टेट से आते हैं, हर कोई अलग अलग स्टेट से आया। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तो हर स्टेट से आए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है कि अभी जो कोलियन सिस्टम बनी और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो 9 जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया, वो सक्सेसफुल रहा, हम लोग ट्रांसपेरेंट भी रहे। अब सुटेबिलिटी जो है, वो सुटेबिलिटी अब वो काम बाद में पता लगता है, वो हमें आम जनता को पता नहीं लग सकता है वो पर्सन सुटेबल था कि नहीं था। और एक चीज इस कोरियन सिस्टम में अच्छी बात हुई कि एक विमेन को भी, मतलब 3 विमेन को तो वैसे जजेस बना दिया गया, लेकिन एक विमेन बाय द ईयर 2027 मे बिकम द सीजीआई ऑफ इंडिया। वो सीजीआई बन सकती है। हमें इसी वजह से लग रहा है कि अगर उनके अगेंस्ट अगर मान के चलो इंपीचमेंट हो गया तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अगर इंपीचमेंट नहीं होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वो सीजीआई बनेंगे। ओके, देन लास्ट में ही लिखा है अनवारंटेड। तो अनवारंटेड में यही बताया गया कि देखा जाए तो लास्ट टाइम जो कोलियन सिस्टम ने अपॉइंटमेंट था वो 12 महीने पहले हुआ था। उस 12 महीने का जो लॉक जैम था, उस लॉक जैम को तोड़ा अभी सीजीआई ने, और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ लेके जा रहे हैं हम लोग। और देखा जाए तो 9 जजेस को हमने जो सिलेक्ट किया है, हम उनसे यही, हमारी यही उनसे वो है आशा है कि वो कंप्लीट जस्टिस लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमको हमें डिलीवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को वो मानेंगे। ओके, और रिसेंटली अगर देखा जाए लोअर जुडिशरी में भी, लोअर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट्स में भी कोलियन सिस्टम इसी तरीके से काम कर रही है। अभी तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करो, तेलंगाना हाई कोर्ट में अराउंड 7 नेम्स है डिस्ट्रिक्ट जजेस के। उन 7 डिस्ट्रिक्ट जजेस को तेलंगाना हाई कोर्ट का जज बना दिया। तो कोलियन सिस्टम लोअर जुडिशरी में भी काम अच्छा कर रही है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टीम रमन्ना है, मतलब टीम रमन्ना मतलब जो सीजीआई है, और जो जब तक सीजीआई रहेंगे, वो जल्दी से स्पीडली तरीके से जुडिशियल वैकेंसीज को फिलअप कर देंगे। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द सेकंड एडिटोरियल, इट्स अबाउट द परसुइंग पोस्ट पोल ट्रुथ। अच्छा अच्छा, ये पूरा जो है ना, ये पूरी वही न्यूज बता रहा है भैया कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे इन ह्यूमन एक्ट हुए आफ्टर द इलेक्शन इन द वेस्ट बंगाल 2 मई के बाद, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के बाद, है ना। अच्छा, 2 मई को लास्ट राउंड ऑफ वायलेंस हुआ था, उसके पहले भी वायलेंस हो रहे थे, वोटिंग के बाद वायलेंस होना स्टार्ट हो गए थे, और फिर उसके बाद फिर से वायलेंस होना स्टार्ट, तो कंटिन्यू रहे। ओके, और बहुत सारी चीजें चलती रही। अब ऑथर ने बताया कि देखो, अभी कैलकाटा हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, 5 जज की बेंच ने वर्डिक्ट दिया था कि इन द केस ऑफ मर्डर एंड इन द केस ऑफ इन द केस इन द केस ऑफ विमेन, इन द केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, उसमें सीबीआई की इंक्वायरी होगी। ओके, और बताया गया, अब मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज पढ़ना जरूर, कि सीबीआई की इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए, व्हाट द रीजन बिहाइंड कि सीबीआई को ये केस दिया गया। तो उसके रीजन बताया गया। तो ये पहला बताया गया था, लैक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन, कि कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया आफ्टर द वायलेंस। सेकंड बताया गया था एब्सेंस ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी ने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर पाई, या करी नहीं, या उनकी उनकी बेसिकली करी ही नहीं गई, या वो कर नहीं पाए। देन बताया गया डायल्यूटेड वंस रजिस्टर्ड आफ्टर द कमिटी हैज पॉइंटेड आउट सच केसेस, कुछ एफआईआर को डायल्यूट कर दिया गया, है ना, और बहुत सारे डाउन प्ले खेले गए, मतलब गंदा खेल खेला गया इस चीजों को दबाने के लिए। ओके, चलो, एंड जो हमारा थर्ड एडिटोरियल है, अच्छा, थर्ड एडिटोरियल इज अबाउट द गोइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब गोइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट में
हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इट्स अबाउट दी ये वाला पैराग्राफ। अच्छा ये जरूर पढ़ना, ये वाला एंड दिस वन, अ मोर ह्यूमन फॉरेन पॉलिसी। देखो यही चीज बताई गई कि देखो अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, ये करंट सिचुएशन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बताता है कि अमेरिका की ये फॉरेन पॉलिसी है। और ये यही चीज बताता है कि जो चीज बेसिकली इराक में हुई, लीबिया में हुई, सीरिया में हुई, वही चीज अब अफगानिस्तान में हो रही है। और ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, और यूएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत सारे नेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, है ना, बहुत बड़ा उनका बेसिकली इन्वॉल्वमेंट रहा है। और अगर हम बात करें जो बाइडेन का, तो जब जो बाइडेन 2009 में वाइस प्रेसिडेंट थे ना, तो उनका बहुत बड़ा एजेंडा था, उनका सही में एजेंडा था कि यूएस फोर्सेस को वापस बुलाना चाहिए अफगानिस्तान से। बट वो अनसक्सेसफुल रह पाए बिकॉज ऑफ दी डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज ऑफ दी तुम्हारा बराक ओबामा। फिर जब 2020 में जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था यूएस और तालिबान के बीच में, और उससे पहले ट्रंप भी बोल दिए थे, ट्रंप ने ही बोल दिया था कि मेरा मेन एजेंडा जो है ना वो यही रहेगा कि हम यूएस फोर्सेस को वापस बुला लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजीली वर्क कर रहे थे, और जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अब थोड़ा सा अफगानिस्तान में सिचुएशन सही आएगी। लेकिन जो बाइडेन के एक्ट से और सिचुएशन खराब हो गई। शायद डोनाल्ड ट्रंप होते तो इतनी सिचुएशन खराब नहीं होती, ये ऑथर का कहना है। उन्होंने ड्रास्टिकली सारे फोर्सेस को वापस बुला लिया। ओके, अब वही बताया गया, उन्होंने यही बोला कि हमें बेसिकली देखा जाए तो यूएस को अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा ह्यूमन फॉरेन पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे लोगों के इन ह्यूमन एक्ट हो जाते हैं। अफगानिस्तान में हुआ, इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, लीबिया में हुआ, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ बताता है कि देखो ऐसा नहीं है कि इन ह्यूमन एक्ट जो होते हैं और स्टेट के पास मोनोपोली पावर आ जाती है। जो तालिबान है, अब तालिबान के पास मोनोपोली पावर आ गई, उसके पास एक अलग एडवांटेज है, एक यूनिक एडवांटेज आ गया, है ना, सारी की सारी स्टेट पावर उसके कंट्रोल में है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी नेशन में इनह्यूमन एक्ट नहीं होते, यूएस में भी होते हैं, अफगानिस्तान में भी होते हैं। बट द थिंग इज, यूएस में अगर इनह्यूमन एक्ट होते हैं तो आप उनको रेज कर सकते हो। एग्जाम्पल दिए जैसे ये वाला अभी ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट वाला, तो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट क्या हुआ, इनह्यूमन एक्ट था, लेकिन उस चीज को, उस इश्यू को रेस किया गया। वहां की लोगों के पास राइट है कि इश्यू को रेस कर सकते हैं, लेकिन वही चीज अफगानिस्तान में नहीं है। और वही चीज हम अफगानिस्तान में अगर लेके आ जाएंगे तो तालिबान भी सुधर जाएगी, है ना। तो वही चीज, अगर मतलब लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए, अगर गवर्नमेंट गलत तरीके से एक्ट कर रही है या मोनोपोली एक्ट कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ये ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम दी, अगर हम बात करें साउथ, फ्रॉम दी जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम बात की जाए, जम्मू एंड कश्मीर से बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में एक ग्रुप है, हुरियत ग्रुप। हुरियत ग्रुप शायद उनके ऊपर यूएपीए लग सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। रीजन भी क्योंकि अभी देखा, अभी ऐसे पता लगा कि हुरियत ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो एमबीबीएस सीट्स पर कश्मीर स्टूडेंट से पैसा ले रहे हैं, और वो पैसा टेरर को फंड करने के लिए जा रहा है। इसी चीज को लेकर शायद ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में आया है, इसी चीज को लेकर शायद जो हुरियत ग्रुप है उनके ऊपर यूएपीए लग सकता है। मूविंग फर्दर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक बहुत प्यारी सी बात बोली, मतलब कंसर्न वाली बात बोली उन्होंने, प्यारी सी नहीं, कंसर्न वाली बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें तो अभी करंट सिचुएशन में इस नेशन में और स्पेशली दिल्ली में ड्रग बहुत ज्यादा यूज होने लगा, और ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा राइज पर है, बहुत लोग ड्रग्स ले रहे हैं। अब ये केस वैसे हुआ क्योंकि अभी रिसेंटली अराउंड 475 ग्राम ऑफ चरस पकड़ा गया था नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया में, दिल्ली में, और वो एक नेपाल नेशनल था। तो उन्होंने वही बताया, बहुत बड़ा कंसर्न बेसिकली रेज किया हाईकोर्ट ने। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज राइज पे जा रहा है और हमें इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो पुणे की एक एनजीओ है सरहद, सो पुणे की एक एनजीओ सरहद जो है उसने अश्योर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम 1000 अफगान स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो आएंगे ना इंडिया में, अब 1000 अफगान स्टूडेंट्स, हम उनको हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। देन एक और न्यूज, सो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि देखो जो भी अफगान नेशनल्स इंडिया में आ रहा है उनको हम पोलियो वैक्सीन देने वाले हैं, क्योंकि हम तो पोलियो फ्री हैं, इंडिया इज अ पोलियो फ्री
है ना, फ्री सर्टिफिकेट हम लोग को मिल चुका है, सर्टिफिकेट कि हम लोग इज अ फ्री नेशन, बट हमारी जो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान वो पोलियो फ्री नहीं है, और देर आर चांसेस कि वहां से पोलियो आ सकता है। तो इसीलिए जो भी अफगान नेशनल इंडिया में आ रहा है, रिटर्नीज इंडिया में आ रहे हैं, हम उनको पोलियो वैक्सीन देंगे, ये होम मिनिस्ट्री ने बोला है, डिसाइड किया है। मूविंग फर्दर, सो केरला, केरला में एक ट्राइबल लोगों का रीजन है नीलंबर में, केरला नीलंबर रीजन में। तो यूनियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, अकॉर्डिंग मतलब बाय दी स्किल डेवलपमेंट, एक उनकी एक इनिशिएटिव है, जन शिक्षा सनातन संस्थान, जन शिक्षा संस्थान। और जन शिक्षा संस्थान के उसके अंडर रिसेंटली केरला के सबसे ट्राइबल एरिया में, मतलब इतनी दूर डीप जंगल में भी हाई स्पीड इंटरनेट आ गया। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो वहां के लोग अब थोड़ा सा, वहां के बच्चे स्पेशली एजुकेट होंगे, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इम्पार्ट के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। मूविंग फर्दर, सो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है, रशिया से डील साइन करी है कि वो अराउंड 70,000 असॉल्ट राइफल्स सप्लाई करेंगे। ओके, तो 70,000 असॉल्ट राइफल सप्लाई करने वाले हैं। रीड इट, और को जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, उस चीज को अपन, उस चीज को नोट डाउन कर लो, जैसे कौन सी कंपनी से किया है, ये सारी चीजें। अच्छा, ये न्यूज खुद पढ़ना है क्योंकि अपन ने कल की न्यूज़पेपर में डिस्कस भी किया था। इट्स अबाउट दी अरुणाचल प्रदेश इनहेरिटेंस बिल, है ना, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल। इस चीज के पीछे वुमेन, अभी रिसेंटली वुमेन पैनल जो है वो बोल रही है इस बिल को बनाओ लो, और हमने कल पढ़ा था कि स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं वो उसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन उनका अपोज करने का रीजन अलग है। सो रीड इट, और ये बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना, है ना, इस बिल के बारे में। ये बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। वर्ल्ड न्यूज में देखा जाए तो एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, वही बताया गया, कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, उन्होंने बताया कि देखो अफगानिस्तान में जो इशू चल रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मैं एशिया ट्रिप करने वाली हूँ, और हम चाहते हैं उस रीजन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, मतलब एशियन रीजन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, ये बेसिकली बताया गया। और अभी भी बेसिकली अफगानिस्तान में इशू चल रहा है। देखा जाए तो कमला हैरिस, सिचुएशन सही नहीं है कमला हैरिस को एशिया ट्रिप करने की, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएस का, क्योंकि यूएस की वजह से ये ज्यादा वायलेंस हो रहा है, एंड तालिबान शायद एक अलग एक्शन ले सकता है, टेररिस्ट अटैक एक्ट करा सकता है कमला हैरिस के ऊपर, इसलिए। सो अगर हम बात करें तो हमारे, हाँ, एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वन। तो फुटबॉलर हकीम पासेस अवे। सो फुटबॉलर हकीम पासेस अवे, तो फुटबॉलर हकीम इज अ सेकंड फुटबॉलर इन इंडिया जिनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2017 में। तो फर्स्ट वन इज साबिर अली। सो ये चीज लिख लेना। एंड वन मोर थिंग इज उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था 1960 में, जब इंडियन फुटबॉल टीम ओलंपिक्स में गई थी, तो वो उसके पार्ट थे, है ना, वो उसके पार्ट थे। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।